गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत गौरव। चैप्टर नंबर 10 एक काव्य है और इस काव्य के अंदर उनके लेखक है मैथिली शरण गुप्ता। उनका जन्म सन 1886 ईस्वी सन को हुआ और उसका निधन सन 1964 को हुआ। पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। मैथिली शरण गुप्ता का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन के इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। तो ये हमारे कवि थे मैथिली शरण गुप्ता, जिनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उनको बचपन से ही कविता में रुचि थी। प्रारंभिक उनकी जो रचनाएं थी उनमें पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने उनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया था। उसका उन्होंने बता दिया था सबको कि एक बहुत बड़े अच्छे कवि है। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उनके घर के जो संस्कार थे वो इसी तरह के थे, इसीलिए उनके घर में राम को ज़्यादा मानने वाले थे, सब राम भक्त थे। इसलिए उनको राम जी की लीला गाने का, उनके बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ थी उनसे प्रभावित होकर इनके कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। इसके कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। हिंदी इतिहास एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत सारा योगदान रहा है और उनको 1959 में पद्म भूषण की उपाधि से पद्म भूषण का अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। और साथ में उन्होंने राज्यसभा का सदस्य भी राज्यसभा के सदस्य भी बने और उन्होंने वहाँ से भी कार्य किया। अब आगे काव्य का जो सार है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। ये जो हमारा काव्य है भारत गौरव, जिसमें भारत का गौरव गाया गया है, एक काव्य है वो उनकी कविता की जो रचना है भारत भारती उनसे लिया गया है, जिसमें तीन खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है।
गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव ज्ञान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो इस कविता के अंदर जो भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है, यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं पूरी तरह सभ्य और शिक्षित थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया है। ये जो हमारी कविता है, स्वराष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्ता ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता का यही मुख्य सार रहा है। भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने विद्यालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है, ऐसा हम मानते हैं। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ था। भारत इतना पुराना है कि जब मानव सृष्टि की शुरुआत हुई तब उनकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। और आर्य भारत के प्राचीन निवासी जो थे यहाँ, उन्होंने संसार को विद्या और कला कौशल्य का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतान है। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। ये मैंने आपको हमारी कविता का थोड़ा सार समझा दिया। अब आगे मैं आपको कविता समझा रही हूँ। सॉरी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय, गौरव गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। क्या कहते हैं कि भूलोक यानी कि हमारी जो धरती है ना, उसकी बात यहाँ कही है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारत वर्ष ही है। यह हमारा जो भारतवर्ष है, जो ऋषि मुनियों का है, ऋषि भूमि जिनको कहा गया है। यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए हैं, इसलिए ये भारतवर्ष है, वह यही है, वो ये बता रहे हैं। अब दूसरी आगे लाइन है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो कवि आगे कहते हैं कि हाँ, यह बुद्धा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। इसीलिए ये जो भारतवर्ष है
वो बुढ़ा है, इसीलिए ये देश का सिरदार है, ऐसा कवि बताते हैं। आगे है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। आगे कवि क्या कहते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती जो है वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। सबसे पहला यहाँ आर्य जाति बसती थी और आज भी है आर्य, पर यहाँ के वो निवासी है भारतवर्ष के। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले, आर्य जो थे उन्होंने ही सबसे पहले सबको विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान दिया। पहले आर्य जो थे वो राजा महाराजा बनते थे, उनके शस्त्र विद्या वगैरह वो सीखते थे। संस्कृत का ज्ञान उनकी विद्यापीठों में दिया जाता था। तो इसकी ज्ञान, ये जो सारा ज्ञान है सबसे पहले आर्यों ने ही सबको दिया, या उनको लेने की जो बात हुई और सबको सिखाने की बात हुई, तो इसकी शुरुआत है वो आर्यों से ही हुई है। उन्होंने ही ज्ञान कौशल्य हमें दिया है। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी यहाँ भारतवर्ष में मौजूद है। कवि कहते हैं कि उनके जो पूर्वज है वो बहुत पहले अच्छी तरह से थे, पर आज उनके जो संतान है उनकी दशा थोड़ी बुरी है। फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी हमारे भारतवर्ष में मौजूद है, ऐसा कवि कहते हैं। लास्ट हमारी जो लाइन है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आगे कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वो दूसरों के लिए ही जीते थे, अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर देते थे। ऐसे आर्यवीर थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। उन्हें कभी अपने लाभ का, अपना ही हित वो नहीं सोचते थे, वो सबके बारे में सोचते थे। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। वो संसार का भला हो, उनके ऊपर उपकार करे, उसी के लिए वो जन्म लेते थे। वो कभी अपने आप के लिए नहीं जीते थे, इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा गया है। फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। फिर अगर उन्होंने समाज के लिए ही जन्म लिया है तो फिर वो निष्क्रिय, कुछ किए बिना कैसे रह सकते थे। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो भारतवर्ष है उस भारतवर्ष में ही इन आर्यों का बहुत बड़ा बलिदान, योगदान रहा है, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। इसीलिए ये भारत गौरव जो गाया गया है कि ये भारत है, वो हमारा जो देश है वो यहाँ के प्राचीन निवासी आर्यों की वजह से बहुत ही अच्छा विकसित हुआ था, और उन्हीं की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। शिक्षा, कला, विद्या, कौशल्य, ये सारी चीज़ों की शुरुआत सीखने की वहीं से आर्यों के पास से ही हुई थी। यही हमारे काव्य का भावार्थ था और यही हमारे काव्य की समझूती थी। यहाँ एक कार्य पूर्ण होता है। आगे हम इस काव्य की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ और टिप्पणी। जो ये शब्दार्थ है वो आपको पर्यायवाची शब्दार्थ के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, समानार्थी या तो पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसलिए एक बार पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किसका अर्थ क्या है।
तो गौरव, तो उनका अर्थ होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। आगे है भूलोक, तो उनका अर्थ होता है संसार या तो दुनिया, जो हमारी ये भूमि है ना जिसके ऊपर दुनिया बनी हुई है वो भूलोक है। फिर है लीला स्थल, तो के महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। उनके बाद है उत्कर्ष, तो उन्नति, प्रगति। सिरमौर, तो उनका अर्थ होता है श्रेष्ठ। पुरातन, तो प्राचीन, पुरातन यानी पुराना, पुरातन यानी प्राचीन। भवभूति, तो संसार का वैभव। विधि, तो ब्रह्मा या तो सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य, शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, उसको आचार्य कहते हैं। अधोगति, तो उनका अर्थ होता है अवंती अथवा तो दयनीय दशा। उनके बाद है स्वार्थरत, केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा यानी शराब, मद। संसार, तो दुनिया। निश्चेष्ट, तो निष्क्रिय, चेष्टा रहित। ये थे आपके शब्दार्थ। अब आगे है आपका स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है क्वेश्चन 1, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? के आंसर यहाँ है तो उनका आंसर है भारत में हिमालय पर्वत के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। दूसरा क्वेश्चन, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो उनका आंसर है भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसको बुढ़ा कहा है। क्योंकि सारे देशों में सबसे पुराना देश भारत है, इसीलिए उनको बुढ़ा कहा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? का आंसर है विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से ही किया है। आगे कविता में आया न कि जब उनकी शुरुआत हुई नर सृष्टि की, मानव सृष्टि की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? तो कि वो शुरुआत भी भारतवर्ष से ही हुई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आर्य किन किन विषय में आचार्य थे? आंसर 4, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आंसर 5, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। उनकी स्थिति आज पहले की तरह अच्छी नहीं है, थोड़ी बुरी है और इस स्थिति में वो आज भी जी रहे हैं। पर उन आर्यों के बहुत सारे पुराने जो हमारे लोग थे, उनके बहुत से उपकार हमारे देश के ऊपर है, उनकी वीरताओं की गाथा आज भी गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आंसर 6, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार का महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि आर्य है वो सिर्फ स्वार्थी जीवन नहीं जीते, वो अपने लिए कभी जीवन ही नहीं जीते, वो परोपकार के लिए जीते हैं
और फिर वो किसी मोह से प्रभावित नहीं होते, वो किसी के मोह में नहीं रह जाते और कभी निष्क्रिय या बिना काम के वो रहते नहीं हैं। निष्क्रिय रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 पहला है, गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? आंसर पहले, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह स्थल है, यह शहीदियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का शिरोमोर है। भगवान के बनाए हुए भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार में विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? आंसर 2, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों को उच्च आदर्शों के वे फूले नहीं समाते, वे भूले नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। उनका पहला क्वेश्चन है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, इसका भावार्थ समझाना है। तो उनका आंसर है, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी भारत देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उससे नेतृत्व की सराह रही है, इसके नेतृत्व को सराह रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो उनका आंसर है, भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी, हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का ही विकास नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का भी यहीं से आरंभ हुआ है। इसीलिए भारत की गाथा हमेशा गाई जाती है। भारतवासियों को इन पे पूरा
गौरव है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है अधोगति, तो उसका विरोधी है उद्वगति। दूसरा है वृद्ध, तो युवा। तीसरा है पुरातन, तो नूतन। चौथा प्रथम, तो अंतिम। पांचवा विस्तार, तो संकुचन। 6 पुण्य भूमि, तो पाप भूमि। 7वां उत्कर्ष, तो अपकर्ष। उच्च, तो निम्न। ये थे आपके विरुद्धार्थी शब्द। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है हिमालय, तो उनका अर्थ है हिमगिरी, पर्याय है। गंगा, तो उनका पर्याय है भगीरथी। गिरी, तो पर्वत। चौथा भूमि, तो धरा। उनके बाद है 5वां विश्व, तो उनका पर्याय होता है संसार। और छठा मदिरा, तो उनका अर्थ होता है शराब। ये थे आपके पर्यायवाची शब्द। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। इनके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है और आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन 1 से 7 तक लिखने हैं। अभी आपको बीच में जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो भी मैं करवा रही हूँ, जो हमने डायरेक्ट एक क्वेश्चन किए ना, इसलिए अब 4 और 3 है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं, उनके आंसर भी उसी में ही है। ये विकल्प है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें पहला विकल्प है भारत को खाली जगह कहा गया है, तो उनके विकल्प है पहला क है ऋषिभूमि, ख तपोभूमि और ग है वीरभूमि। तो इनमें से सही आंसर है क, ऋषिभूमि भारत को कहा गया है। दूसरा विकल्प है वृद्ध भारत ही संसार का खाली जगह है, तो उनके विकल्प है क तिलक, ख आभूषण और ग सिरमौर। तो वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ग है वो सही आंसर है। आगे तीसरा है विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, तो उनके विकल्प है क नर सृष्टि का, जीव सृष्टि का या ग पशु सृष्टि का। तो उनका सही आंसर है क नर सृष्टि का विस्तार किया है। आगे है 4 नंबर, भारत के निवासी खाली जगह है, तो उनके विकल्प है क मंगोल, ख आर्य और ग शक। तो उनका सही आंसर है ख आर्य, आर्य ही भारत के निवासी है। 5वां है आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है, तो उनके विकल्प है क पहला है अधोगति, ख उन्नति और ग अवगति। तो उनका सही आंसर है क अधोगति, आर्यों के संतानों की आज अधोगति हो गई है। फिर नीचे है क्वेश्चन नंबर 4, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप से जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो क विभाग में पहला है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का, तो उनके सामने तीसरा आएगा सिरमौर है। 2 नंबर विद्या कला कौशल के, तो उनके सामने आएगा 6 नंबर प्रथम आचार्य आर्य है। संपूर्ण देशों में अधिक भारत का, तो उत्कर्ष है 1 नंबर। भगवान की भवभूति का 2 नंबर प्रथम भंडार है। भारत जैसा पुरातन देश, तो उनके सामने आएगा 4 नंबर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 6 नंबर भारत के निवासी, तो उनके सामने 5 नंबर आएगा आर्य है। ये थे आपके जोड़े
और विकल्प। यहाँ आपके सारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक आपकी नोटबुक्स में लिखना है, सारे के सारे क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क रहेगा और आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।